नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जिसमें तालिबानियों का कब्जा है इस समय, अफगानिस्तान जिसको संसार आतंकवादी देश मानता है, अफगानिस्तान जिसको भारत के लोग भी रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि तालिबानी सोच, भारत में एक आम कहावत है कि तालिबानी सोच का मतलब होता है बुर्का पहनकर चलेंगे। तालिबानी सोच का मतलब है दाढ़ी बढ़ानी है, मूंछ कटाना है। तालिबानी सोच का मतलब है कि वही तकियानूसी 1500 साल पुरानी एक बात को लेकर वो मारकाट कर देंगे, दुनिया को तबाह कर देंगे। एक चीज अफगानिस्तान के विषय में जानना चाहिए कि अफगानिस्तान कंधार कंधार आपको जो गंधार हुआ करता था महाभारत के टाइम पर, अफगानिस्तान की ये प्रकृति इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान को श्राप मिला था। उस समय गांधारी ने श्राप दिया था शकुनी को। शकुनी गंधार का राजकुमार था और शकुनी महाभारत में पार्टिसिपेट कर रहा था, उस दुर्योधन को वही चला रहा था। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया और शकुनी से कहा, तुमने मेरे देश में महाभारत करवाई है, तुमने मेरे देश में मारकाट करवाई है, परिवार को जीवित नहीं रहने दिया है, तुम्हारा देश, तुम कभी सुकून से नहीं रह सकते। आप सोचिए कि महाभारत का टाइम अगर सबसे कम समय माना जाता है तो 5000 से 7000 साल पुरानी मानी जाती है और लाखों साल की होगी तो मैं जानता नहीं, लेकिन हां ये जरूर है तब से लेकर अफगानिस्तान आज भी उसी स्थिति में है। वही सब कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है जो गांधारी कह के गई। इसलिए अफगानिस्तान का ये प्रारब्ध है। अफगानिस्तान का मतलब गंधार का ये प्रारब्ध है क्योंकि प्रारब्ध उस समय श्राप जो है प्रारब्ध में बदला हुआ है। खैर, अफगानिस्तान में कब्जा यूएस ने कर लिया और यूएस ने कहा कि भाई पुरानी डिग्रियां सब खत्म की जाती हैं। उस समय जो अफगानी पढ़े हुए थे या जो इस्लाम पढ़े हुए थे वो मूर्ख हो गए। फिर यूएस 20 साल चलाया और उसके बाद फिर तालिबान बैठ गए और तालिबानियों ने उसमें घोषणा कर दी कि भाई अब ये यूएस की डिग्रियां अब शून्य होती हैं, यानी कि अब जो नई 20 साल लोगों ने पढ़ा वो अब मूर्ख घोषित हो गए और अब इस्लाम के जानकार वैसे हो गए। लेकिन भारत की एक बड़ी भारी समस्या है। भारत की समस्या पाकिस्तान है, चूंकि वो हमारा ही हिस्सा है, लेटेस्ट हमारा हिस्सा है। वो हिंदू जो कन्वर्ट हुए, हालांकि अफगानिस्तान में भी कन्वर्ट हुए, लेकिन मैंने कहा कि अफगानिस्तान का मुसलमान को हम इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो भारतीय की तरह, क्योंकि उसके साथ श्राप भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो यही हिंदुओं की संतानें हैं और भटक गए। भटकने के बाद वो 1500 साल पुरानी उनको हिप्नोटाइज कर दिया गया। वो ऐसे हिप्नोटाइज हैं कि वो मरने मारने को तैयार हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जन्म तो केवल यहाँ एक्सपीरियंस के लिए हुआ है, जन्म तो यहाँ पर केवल और केवल मेरे परीक्षा के लिए हुआ है, बाकी तो जन्नत मिलेगी। अब किसी भी मौलाना की दुनिया में बात करेंगे तो वो एक बात जरूर कहेगा कि पृथ्वी पर जन्म केवल और केवल ट्रायल के लिए मिला है और वो अल्लाह देखना चाहता है कि तुम कितने माकूल और नामाकूल और कितने वो हो और कितने ये हो, और फिर इसके आधार पर तुम्हें जन्नत मिली। जन्नत पाने के चक्कर में लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए और खुद मर गए। मतलब खुद मर भी गए, फिदायीन हो गए, खुद मर गए और लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए। ये इस्लाम की खास बात है। तो पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ी भारी समस्या बना हुआ है। पाकिस्तान की इस समस्या से हम कैसे निजात पाएं, ये बड़ी भारी समस्या थी। और पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, उसको चाहे लाखों साल तक आप पाइप में डाल के रखो, क्योंकि उसके अंदर वो जो 1500 साल पुराना एक फॉर्मूला उसको समझ में आ गया कि उसको जन्नत मिल रही है और लाभ तो सबको चाहिए, जन्नत सबको चाहिए। अब जन्नत के लिए वो ये सब कुछ करने को तैयार है, दुनिया तबाह करने को तैयार है वो, और अपने आप को असली इस्लामिक व्यक्ति कहता है। यही कारण है कि सऊदी अरबिया को, आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया ने जब जम्मू कश्मीर के मामले में साथ नहीं दिया था, आर्टिकल 370 के मामले में, तब उनके जो विदेश मंत्री थे उन्होंने ये भी कह दिया था कि सऊदी अरबिया अगर बैठक नहीं बुलाएगा तो इस्लामिक कंट्री की हम बैठक बुलाएंगे। उसके बाद ही तुर्की के साथ पाकिस्तान का संबंध बनना शुरू हुआ था, क्योंकि तुर्की नया इस्लामिक वो बनना चाहता है। वो कुर्दिश अंपायर, डरमेश अंपायर और तुर्किश अंपायर, ये सब वो अंपायर, उसके अर्दोजन के मन में भी वो अंपायर रहती।
सऊदी अरेबिया ने साथ नहीं दिया, यूएई ने साथ नहीं दिया, संसार के किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया। उस समय साथ देने वालों में अगर कोई था तो वो केवल मलेशिया था, और मलेशिया के राष्ट्रपति का क्या हुआ था ये हम सबको मालूम है। दूसरा, तुर्की ने बयान दिए थे, तुर्की था। बाकी दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। पाकिस्तान को यह लगा कि वही असली मुसलमान है, लेकिन हकीकत यह है कि जो असली मुसलमान है, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, वो तो इनको हिंदी मानते हैं, वो मुसलमान ही नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तान का उदय चूंकि इसलिए हुआ था कि वो हिंदुस्तान को फतेह करेगा, यहां दारुल इस्लाम स्थापित करेगा, और यहां पर गजवाए हिंद करेगा, और यहां मुगलिया टाइप की सल्तनत बनाएगा। चूंकि जन्म इसलिए ही हुआ था, इसलिए वो मान नहीं सकता, पर उसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। लोहे को लोहा काटता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते रहे। अब उन लोहे से ज्यादा बड़ा लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन, थोड़ा मिला हुआ आयरन, उसको हार्ड आयरन से काटा जाता है। अब हार्ड आयरन कौन है इस पूरे खित्ते में, जो उनकी भाषा में इस पूरे क्षेत्र में हार्ड आयरन अगर कोई है तो वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान हमारी मजबूरी थी, हमने अफगानिस्तान को दवा सप्लाई करना शुरू किया, अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, जैसे यूएस करता है, जैसे पश्चिमी देश करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम उनकी मदद कर रहे हैं। भारत ने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पहले उनको दवा के डोजेस भेजे, फिर हमने उनको मेडिसिन भेजी, फिर खाने पीने की सामग्री, फिर चावल भेजा। और ये पाकिस्तान खुद ही भूखमरी में मर रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, चावल लूट लिया। चावल लूटना यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी कि भारत की मदद जो अफगानिस्तान में गई, उस मदद को लूटना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया, और तब से तलवारें खिंच गई। दूसरा यह भी है कि पाकिस्तान को लगता था कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसके पास ये बम है, छोटा मोटा बजला सब बम है, वो अफगानिस्तान को चलाएंगे। अफगानिस्तान जैसे ही तालिबानियों के हाथ में आया, उन्होंने कहा तुम क्या चलाओगे यार, अपनी इकोनॉमी देखो, हमारी इकोनॉमी से क्या कंपेयर करते हो, हमारी इकोनॉमी तुमसे कितनी स्ट्रांग है, तुम बेकार लोग हो। पाकिस्तान ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान ने रिकॉग्निशन कर दिया था। अब वो संबंध हमने बनाने शुरू किए, उनका विदेश मंत्री हमारे पास आया, हमारे विदेश मंत्री यूएई में, हमने बात करनी शुरू की और सब किया। और अब अफगानिस्तान की खास बात यह है कि अफगानिस्तान विश्व के साथ संवाद करना चाहता है, लेकिन किसके थ्रू? पहले तो पाकिस्तान अकेला था जिसने रिकॉग्नाइज किया था, और पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है। अफगानिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान हम उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो, और पाकिस्तान विस्तारवादी, उसके चूंकि वो हिंदुस्तान को ही फतेह करना चाहता, अपने बाप को फतेह करना चाहता है, तो अफगानिस्तान तो उसको लगा कि हम फतेह कर ही लेंगे। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ये सब वहां से आ गए, और उन्होंने पाकिस्तान को ठीक से अंदर भी मथा, और बाहर से भी उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा मेरा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत अफगानिस्तान का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए आवश्यक है केवल इतना ही नहीं कि हम यहाँ आए वो जाएं, इससे बड़ा कुछ करना पड़ेगा। और इससे बड़ा हम जो कर सकते थे वो ये है कि भैया पाकिस्तान जो जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को विश्व दिखाओ। भले ही हमारी इस समय मजबूरी है, भले ही हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन विश्व कैसे दिखाएंगे? उसके लिए अफगानिस्तान के साथ परमानेंट संबंध बनाए जाएं। उसके लिए भारत सरकार ने उनकी एम्बेसी खोल दी भारत में। उनका पहला एम्बेसडर, तालिबानी एम्बेसडर, कल भारत में प्रवेश कर गया, और उसने वो जो पुरानी एम्बेसी पड़ी हुई थी इसकी साफ सफाई करवाकर बैठना शुरू कर रहा है। विदेश मंत्री, पहले उप विदेश मंत्री हुआ करता था, अभी वो भारत में वो उनका एम्बेसडर बन गया। अब भारत में एम्बेसडर बन गया, अब ये सवाल पैदा होता है कि इससे लाभ हानि क्या होगा। देखिए, ये मान्यता का विषय है। अफगानिस्तान को तालिबानी सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश पाकिस्तान था, जबकि उसने आंख बंद करके इसलिए दिया था कि उसको उस पर कब्जा करना। इतने वर्षों के बाद, मतलब 5 वर्ष लगभग हो रहे हैं, 5 वर्षों के बाद भारत वो दूसरा देश बना है जिसने तालिबानी सरकार को मान्यता दी है। अब मान्यता सवाल क्या है जो अपने को जानना पड़ेगा। मान्यता 2 प्रकार से होती है। बिना मान्यता दिए विश्व के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जब तक कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को मान्यता या वहां की सरकार को मान्यता नहीं देता है, वहां के शासन को मान्यता नहीं देता है, तब तक वो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना सकता है, उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। तो मान्यता के 2 सिद्धांत बताए गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, एक डिक्लेरेटरी थ्योरी है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि किसी भी राज्य के पास कुछ चीजें होनी चाहिए तो मान्यता की जा सकती है और उसका डिक्लेरेशन किया जा सकता है। वो
चीजें क्या होनी चाहिए, एक राज्य, एक क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र में एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, उस पॉलिटिकल अथॉरिटी पर लोगों का विश्वास होना चाहिए और उसमें स्टेटहुड, उसको अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने की क्षमताएं होनी चाहिए और वहां लोग उस पर विश्वास करते हो और उसके पास एक मॉडल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मान्यता नहीं देनी चाहिए। ऐसा इंटरनेशनल लॉज में, इंटरनेशनल थ्योरीज में लोग कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ तो कोई चीज होती नहीं है, मेरे मुंह से गलत निकलेगा, इंटरनेशनल थ्योरी में ऐसा कहते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल थ्योरी में ये कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय थ्योरी में, कि भाई अगर ये चीजें हैं तो उसको मान्यता दी जा सकती है। तो उस समय आप याद करिए कि जब यूएनओ बना था और संसार भर से यूरोपियंस को कहा गया था कि तुमको वापस जाना है, तो उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि पावर किसको ट्रांसफर करें। यानी कि आपको जाना तो है, लेकिन कंडीशन ये थी कि वहां एक पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी को पावर ट्रांसफर करके आनी पड़ेगी। जैसे भारत में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस थी, वो मिलीजुली सब मिल गए तो आसानी से ट्रांसफर हो गई, जल्दी ट्रांसफर हो गई। 45 में यूएनओ बना और 47 में हमको ट्रांसफर हो गई। लेकिन विश्व के ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर अभी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए कोई 60 में आजाद हुआ, तो कोई 65 में आजाद हुआ, कोई 55 में आजाद हुआ, कोई 70 में आजाद हुआ। आजाद हुआ से मतलब वहां पावर ट्रांसफर की गई। और जिन देशों में पावर ट्रांसफर करने की, यानी कि वहां मान्यता की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पर ट्रस्टीशिप काउंसिल बैठ गई थी और ट्रस्टीशिप काउंसिल ने वहां बैठकर पहले बाइबल अथॉरिटी, पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी तैयार की। इस विषय पर आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका बनाम नामीबिया का मामला भी आया था। नामीबिया में साउथ अफ्रीका बैठ गया था प्रशासक के रूप में कि हम पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी वहां पर तैयार करेंगे, लेकिन बाद में उसने छोड़ने से मना कर दिया था। मामला यूएनओ में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। तब शांति सेनाएं भेजने की बात कही गई थी और यह कहा गया था कि अब वहां पर कब्जा करना है, अब वर्ल्ड फोर्सेस वहां जाएंगी तो नामीबिया को स्वतंत्र करवाएंगी। ऐसा ही ग्रीनलैंड वाला जो मामला चल रहा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन मान्यता मुख्य चीज है कि भाई उसके पास ये चीजें होनी चाहिए और दूसरा देश उसको मान्यता देगा, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। मान्यता कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में यह भी कहा जाता है कि भाई कोई भी देश किसी को मान्यता कैसे दे सकता है, क्यों देगा, वो उसके पास स्टेट है, वो तैयार है। जैसे चाइना को लंबे समय तक मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन वो तैयार था। कम्युनिस्ट चाइना की बात कर रहे हैं, उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, उनके पास टेरिटरी थी, लोगों का उस समय विश्वास भी उनके साथ होगा और उनके पास ताकत भी थी और उनके पास स्टेटहुड होने के सारे गुण थे। यही काम रशिया जब बना था तो रशिया को भी, रशियन फेडरेशन को भी उस समय मान्यता अमेरिका वगैरह ने नहीं दी थी, ये कहते हुए नहीं दी थी कि नहीं भाई ये जो है अभी ये योग्य नहीं है, लेकिन उनके पास भी ये सब कुछ था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के अनुसार अगर कोई देश मान्यता के लिए डिक्लेयर नहीं करता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो देश नहीं है। लेकिन डिक्लेरेशन दूसरे देश को संबंध बनाने हैं, इसके लिए दूसरी डिक्लेरेटरी थ्योरी है। तो जिसने डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेरेटरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं मान्यता तो आप दे दीजिए, जिसने मान्यता दे दी उसके साथ पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाते हैं। अब मान्यता जब दी जाती है तो क्या ऐसे ही दे देगा कोई मान्यता? भाई पाकिस्तान ने तो तत्काल दे दी थी, हमने बांग्लादेश को तत्काल दे दी थी। और मजे की बात यह है कि नेहरू जी ने, तिब्बत पर जब कब्जा हो गया चीन का, तो नेहरू जी ने भी हां हूं कर दिया था इनडायरेक्टली। मान्यता देने के दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो यह है कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए, उनके साथ आवागमन करना शुरू कर दीजिए, उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए, उनके साथ व्यापार शुरू कर दीजिए, ट्रेड शुरू कर दीजिए। डिक्लेरेशन किया हो ना किया हो, लेकिन यह बाई प्रैक्टिकल मान्यता माना जाता है कि भाई अब आपने इसको देश मान लिया, अब हमने यहां की सरकार को सरकार मान लिया और अब ये देश और ये जो सरकार यहां पर बैठ गई है, हम ये मान के चलते हैं इसके पास पूरा स्टेटहुड है, ये योग्य है, हम ये मानकर चलते हैं। इसलिए कोई भी देश पहले तथ्यहीन मान्यता देता है, डिफैक्टो मान्यता देता है और डिफैक्टो मान्यता में वो ये कहता है कि भाई हम कुछ शर्तों के साथ तुम्हारे साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं, कुछ शर्तों के साथ हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, कुछ शर्तों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने शुरू करते हैं। लेकिन ये शर्तें अगर पूरी ना हुई, जैसे डेमोक्रेसी बहाल कर लीजिए, चुनाव करवा लीजिए, एक संविधान बना लीजिए, ये वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, फलाना नहीं करेंगे, ढिमाका नहीं करेंगे, ये सब कंडीशनें लगाकर कोई देश उनको कह सकता है कि भाई ये शर्तें, इन शर्तों के साथ अगर तुम्हें मान्यता चाहिए तो हम डिफैक्टो मान्यता देते हैं और जब तुम ये पूरी कर लोगे तो हम परमानेंट कर देंगे। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट मान्यता दे देते हैं। परमानेंट मान्यता जब आपने दे दी, यानी कि उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई कंट्री है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर फुल अनकंडीशनल उसके पूर्व के सारे काम, उसके पश्चात के सारे काम वो आज कर रही है, उसका संविधान, उसकी कुरान, उसका जो भी चला रहा है, वो सब मान्यता हम उसको दे देते, वो कंट्री दे देता है। हालांकि
फैक्टो और डी ज्योर मान्यता को लेकर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन में कोई समस्या नहीं है। यह मामला इथोपिया बैंक का एक आया था। इथोपिया बैंक, इथोपिया के कुछ क्षेत्रों में बैंक ऑफ इथोपिया हुआ करता था, वहां पर अबिसिनिया पर कब्जा कर लिया इटली ने। इटली के कब्जे को इंग्लैंड ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई इनका कब्जा ठीक है। जैसे हमने तिब्बत पर कब्जा, उस समय नेहरू जी ने डिफैक्टो रिकॉग्नाइज कर दिया, उनका कब्जा ठीक है, कब्जा ठीक है। इसके बाद बैंक ऑफ इथोपिया, वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने, इटली ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो बैंक चली गई बैंक ऑफ इंग्लैंड, और बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर उसने कहा कि भाई देखो, वो बैंक, सॉरी, इंग्लैंड की कोर्ट में चली गई और बैंक ने कहा कि भाई हमारी बैंक है, इन्होंने छीन ली और इनकी जो एक्टिविटी है वो ठीक नहीं है। तब वहां के कोर्ट ने कहा चूंकि इंग्लैंड ने मान्यता दे रखी है इटली की सरकार को वहां पर, इसलिए इटली सॉवरेन बॉडी हो जाती है, भले ही तथ्यहीन मान्यता क्यों ना दी हो, वो सॉवरेन बॉडी हो जाती है। सॉवरेन बॉडी होने की वजह से अब वो कोई भी निर्णय कर सकती है, उसका देश है, वो नेशनलाइजेशन करे, वो डिजिटलाइजेशन करे, उसको जो करना है वो करे। ऐसा ही एक मामला बैंक ऑफ चाइना का भी गया था फॉरगो बैंक के पास, क्योंकि उस समय नेशनलिस्ट चाइना ने वो बैंक ऑफ चाइना का स्थापना की थी और बैंक ऑफ चाइना ने अपना कुछ पैसा अमेरिका में जमा करके रखा था। जब कम्युनिस्टों ने कब्जा किया और कम्युनिस्टों ने कब्जा करने के बाद उस पैसे की डिमांड की, तो अमेरिका के कोर्ट में वो केस फाइल करना पड़ा था और अमेरिका की कोर्ट ने ये कहा था कि भाई हम पुराने नेशनलिस्ट चाइना को ही पैसा दे सकते हैं, क्योंकि तुमको मान्यता नहीं, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना को चूंकि मान्यता नहीं दे रखी थी इसलिए उसको मना कर दिया गया था। ऐसे ही चाइना की एक एयरवेज कंपनी थी, उसके कई एक जहाज अमेरिका में खड़े हुए थे। वहां पर जब कम्युनिस्ट चाइना ने क्लेम किया कि भाई ये जहाज हमारे दिए जाएं, तो वहां के कोर्ट ने कहा ये जहाज केवल और केवल नेशनलिस्ट चाइना को दिए जा सकते हैं, जो पहले वाली सरकार है, जो ताइवान में बैठे। आज की तारीख में, उस समय फॉर्मोसा कहा जाता था, आज की तारीख में उसको ताइवान कहा जाता है। ताइवान लंबे समय तक अपने को चाइना सरकार कहता रहा, तो उनको दिया जा सकता है, उनको ही वो जहाज दिए गए थे, कम्युनिस्ट चाइना को नहीं दिए गए थे। कुल मिलाकर मान्यता वो मामला है कि आप लीगली अथराइज करते हैं और फिर हमारे कोर्ट में या उनके कोर्ट में हम और हमारे कोर्ट में वो अब मुकदमे फाइल कर सकते हैं। चूंकि मान्यता है इसलिए वहां के जजमेंट भी यहाँ के जजमेंट वहां, वो एज पर कानून वहां इंप्लीमेंट हो सकते हैं। आप समझ कर देखिए कि जिस समय अफगानिस्तान को भारत ने मान्यता दी, भारत ने मान्यता घोषित नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूटिव में भी नहीं कहा, लेकिन भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाकर बाई प्रैक्टिस उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। इसको वैसे देखना चाहिए कि आपको याद होगा नॉर्थुला बॉर्डर से वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी और वाजपेयी जी तो वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी ने चाइना के साथ एक रिकॉग्निशन की और नॉर्थुला बॉर्डर खुलवा दिया था और वहां के अधिकारियों ने, वहां के पॉलिटिकल अथॉरिटीज ने उसको खोला था। नॉर्थुला बॉर्डर खोलने का मतलब था कि अब नाथुला बॉर्डर खोलने का मतलब यह था कि अब अरुणाचल प्रदेश, चूंकि वहीं से वो खुलता था, अरुणाचल प्रदेश और वहां की सरकार को चाइनीज सरकार ने मान्यता दे दी। बाद में नई सरकार बैठी, नई सरकार मनमोहन सिंह जी के समय पर वो बंद कर दिया गया, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने कहा हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। नाथुला बॉर्डर बंद कर दिया गया था, नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया था। जब नाथुला दर्रा खोलने का मतलब था कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा नाथुला दर्रे से करते थे, तो वो नाथुला दर्रा उन्होंने बंद कर दिया, रिकॉग्निशन का चक्कर फंस गया था। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, यदि आप उनके साथ संबंध बनाते हैं या उनका सामान यहां आने की अनुमति देते हैं, यहां से सामान वहां जाने की अनुमति देते हैं, आप उनके कार्गोज को भारत में आने की अनुमति देते हैं, भारत के कार्गोज को सीधे वहां जाने की अनुमति देते हैं, और सबसे खास बात कि हम अपनी एम्बेसी वहां पर शुरू कर रहे हैं, ऐसा अफगानिस्तान की सरकार ने घोषणा की और भारत ने उनकी एम्बेसी यहां स्वीकार कर ली है। इसका मतलब यह हो गया कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का मोहताज नहीं रहा, यानी कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी भारत के थ्रू चलेगी, अफगानिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन भारत के थ्रू चलेगा, और अब पाकिस्तान पर खुलकर वो एक्शन ले सकते हैं। वो जो एक्शन लेना चाहें, उनको खैबर पख्तूनख्वा चाहिए तो वो खैबर पख्तूनख्वा ले सकते हैं, उनको पाकिस्तान पर हमला करना है तो करें। अभी तक वो मजबूर थे क्योंकि थ्रू पाकिस्तान वो विश्व के साथ संवाद करते थे, अब विश्व के साथ संवाद भारत के माध्यम से करेगा। ये भारत की उपलब्धि है या फिर भारत की स्ट्रैटेजी है या फिर भारत का प्लान है, ये तो आप लिखकर बताइएगा कि भारत ने इस विषय पर जो निर्णय लिया, मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो कितना सही है।
अभी हमें आवश्यकता इसलिए लगती है क्योंकि पाकिस्तान अभी प्रॉक्सी बनकर वहीं पर उलझा रहे, और जब से भारत ने उनके साथ संबंध बनाने शुरू किए हैं, उनका विदेश मंत्री आया, तब से आप देख भी रहे होंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में फंसे हुए हैं। हमारी तरफ पाकिस्तान ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, और अफगानिस्तान तो लड़ैया है ही, क्योंकि उनको तो श्राप शुरू से है, वो तो मान नहीं सकते। इसलिए अब इस पॉलिसी को आतंकी संगठन होने के बावजूद, अब आतंकी संगठन इसलिए नहीं कहा जा सकता तालिबानियों को, क्योंकि भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, भले ही डी फैक्टो रिकॉग्नाइज किया हो, भले ही उन्होंने डिक्लेरेशन ना किया हो, लेकिन रिकॉग्निशन दे दिया है। इससे भारत को क्या लाभ होगा, कितने लाभ होंगे, और इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको अगले किसी भी लेक्चर में, जब भी हम पब्लिश करेंगे इस विषय पर, उसको जरूर इंक्लूड करेंगे।